अंतिम अस्वीकृति, प्रेम और रोमांच। मोहिनी कुमार जी द्वारा लिखित ये छोटा सा उपन्यास। शादी के नाम से ही कतराता था वो, लेकिन उसकी बहुत प्यार करने वाली माँ उसको हर दिन ही बिचौलिए के द्वारा लाई गई लड़कियों की तस्वीरें इस उम्मीद से दिखाती रहती थी कि किसी दिन तो किसी तस्वीर वाली लड़की पर उसका बेटा मोहित हो जाएगा और फिर शादी के लिए सहमति दे देगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि उस लड़के के जीवन में जैसे उमंगों की बाढ़ से आ गई, और उसके बाद जो कुछ हुआ वो आपको पढ़ने के बाद ही मालूम होगा। लेकिन एक बात आपको बता दें कि कहानी के अंतिम पेज तक आप जो सोच रहे होंगे वैसे ही होता रहेगा, लेकिन आखिरी पेज पर जो आप पढ़ेंगे उससे आपके शायद सब कल्पना के महल ढह जाएंगे और आपकी आंखें नम हो जाएंगी। तो बस देरी किस बात की है, पढ़ना शुरू कर दीजिए, या फिर बाद में पढ़ने के लिए अपने फ़ोन, टैबलेट या कंप्यूटर पर डाउनलोड कर लीजिए। आपका शुक्रिया। चैप्टर 1, लड़की की तस्वीर। जैसे ही मैं दफ्तर से वापस घर आया, मेरे कानों में एक आवाज़ पड़ी जिसने मुझे चौकन्ना कर दिया। मेरे कदम कमरे में आते ही रुक गए, पर फिर मैं उन शब्दों पर गौर करने लगा जो कुछ समय पहले मेरे कानों में पड़े थे। अब ये देखिए और बताइए कि इस लड़की के बारे में आप क्या कहेंगी। और उसने मेरी माँ को एक फ़ोटो दी। ऐसा लग रहा था कि माँ उसके सामने मेज पर रखी हुई ढेर सारी तस्वीरों में इस कदर खोई हुई थी कि माँ ने ठीक उसी समय मेरे वहाँ आने पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। उसका ध्यान मेज पर पड़ी उन तस्वीरों में ही लगा था। माँ के बगल में बैठी हुई उस औरत ने मुझे देख लिया था और चेहरे पर एक नकली मुस्कान के साथ मेरा स्वागत किया। उस औरत ने ही मेरी माँ को लड़कियों की तस्वीरें देखने में लगाया हुआ था, लेकिन उसका धन्यवाद कि उसने मेरा अभिवादन किया और मेरी माँ का ध्यान तस्वीरों से हटाकर मेरी तरफ मोड़ दिया। उस औरत को मैं महीने में 3-4 बार अपने घर में देखता था। मेरी माँ को शादी के योग्य लड़कियों की तस्वीरें दिखाती। उनकी लाई हुई सैकड़ों तस्वीरों को मैं पहले ही अस्वीकार कर चुका था, पर वो भी पेशेवर थी और जैसे हार मानने को तैयार नहीं थी। देखो बेटा, कविता आंटी हमारे लिए, तुम्हारे लिए शादी के बहुत से प्रस्ताव लेकर आई है, मेरी माँ ने खुशी से कहा, और वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। जैसे मैं माँ के बगल में एक सोफ़े पर बैठा, मेरी माँ ने मुझे एक तस्वीर दिखाते हुए कहा, बेटा इस फ़ोटो को ज़रा ध्यान से देखो। ये लड़की भी विप्रो कंपनी बेंगलोर में HR मैनेजर के रूप में काम कर रही है। मेरी माँ के हाथ से उस लड़की की तस्वीर ली और फिर थोड़ा सा सोफ़े पीछे को झुककर उस तस्वीर पर नज़र डाली। उसके रूप की जांच करने के लिए नहीं, बल्कि ये देखने के लिए कि वो कौन सी जादूगरनी थी जिसने उस जगह को पा लिया था जहाँ मेरी माँ कब से कई लड़कों को मेरे लिए लाने की कोशिश कर रही। अरे हाँ, मैंने उस लड़की को मुख्यालय में एक इंटरव्यू में देखा था। उस लड़की के पास पेश करने को काफ़ी कुछ था जो नज़रों के लिए बहुत ही आकर्षक था। क्या तुमको पसंद आई? नहीं, मैंने ज़ोर से जम्हाई लेते हुए अपनी आंखें मलते हुए कहा। मैं थक गया हूँ माँ, मैं सोने के लिए जा रहा हूँ। और खाने की मेज़ पर मेरे लिए भूखी मत बैठी रहना, मैंने दफ्तर में भी कुछ खा लिया था। ये कहकर मैंने खुद को ऊपर उठाया और बिना किसी शब्द के उस बैठक वाले कमरे से बाहर निकल गया। मैं जानता था कि मेरी माँ मेरी इस हरकत से फिर एक बार परेशान हो गई थी, लेकिन मैं भी तो कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि उस समय मेरे सामने मेरा काम मेरे लिए सबसे ज़रूरी था। मैं अब किसी और लड़की को देखना या उससे मिलना नहीं चाहता था। कॉलेज के समय से ही बहुत सी दोस्तियाँ की थी बहुत सी लड़कियों से, लेकिन किसी भी लड़की को देखकर उसके लिए मन में प्यार जागृत नहीं हुआ। जीवन में तब तक लड़कियों से मेरे संबंध सिर्फ दोस्ती तक ही सीमित रहे थे और मैंने कभी भी किसी लड़की में भविष्य की जीवन साथी को नहीं पाया था। अपने कमरे में आने बाद मैं कुछ सोचने के बाद एक किताब को लेकर पढ़ने लगा और फिर कुछ देर के बाद आंखें बंद कर ली।
अंतिम अस्वीकृति। चैप्टर 2, शादियाँ करवाने वाली। जैसा कि सदियों पुराना ज्ञान कहता है, जिन लोगों या चीज़ों से आप सबसे ज़्यादा नफरत करते हैं वे हैं जिनसे आप अक्सर जीवन के हर कोने में टकराते हैं। और वास्तव में ये मेरे लिए एक वास्तविकता में बदल रहा था। श्रीमती कविता दत्ता, जो हमारे समुदाय में सर्वश्रेष्ठ मैच मेकर, जोड़ियाँ बनाने वाली के रूप में प्रतिष्ठित थी, मेरे गले में एक घंटी बांधने के लिए फिर से वापस आ गई थी और विवाह नामक एक तथाकथित समारोह द्वारा मेरी खुशहाल कुंवारी स्वतंत्रता का अंत करने की कोशिश कर रही थी। अर्थात श्रीमती कविता मेरे लिए फिर से किसी लड़की का रिश्ता लाई थी और मेरी माँ को उस लड़की को पसंद करने के लिए पूरी कोशिश कर रही थी। इन शादियों के लिए रिश्ते लाने वाले लोगों के पास एक रणनीति होती है। माता पिता की भावनाओं को भावनात्मक रूप से पीड़ा देने का तरीका होता है इन बिचौलियों के पास। और इन रिश्ते लाने वाली औरतों और मर्दों की शानदार बातों से जवान लड़के और लड़की के माँ बाप इतने प्रभावित हो जाते हैं कि वो अपने बच्चों को विवाहित और बसे हुए देखने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। और दुर्भाग्य से मेरी माँ उस जाल में गहरे गिर गई थी। मेरी माँ का तो अब जैसे जीवन में सिर्फ एक ही लक्ष्य और अंतिम काम यही रह गया था कि किसी भी तरह मुझे शादी करने के लिए राजी कर ले। लेकिन मैं जीवन के उस मोड़ पर था जहाँ पर शादी से ज़्यादा करियर को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है। इसलिए मैं बार बार एक से एक सुंदर लड़कियों की तस्वीरें देखकर भी माँ से इनकार कर देता। जैसे ही मैं अपनी मांसपेशियों की इच्छा के विरुद्ध अपने शयन कक्ष में जाने के लिए धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा था, मैंने खुशी खुशी अपनी पखवाड़े वाली पुरानी यादों को समेट लिया, जिनसे मैंने एक खेल खेला था या एक चाल चली थी जो मैंने उन लड़कियों में से एक के साथ खेली थी, जिन्हें मेरे माता पिता ने मुझे डेट पर बाहर जाने के लिए भेजा था, इस उम्मीद के साथ कि मैं उस भेजी गई लड़की के प्रेम जाल में फंस जाऊंगा। मेरे माता पिता उस लड़की को मेरे साथ डेट पर जाने के लिए एक योजना के साथ भेजे थे, क्योंकि वो चाहते थे कि मैं भी उस लड़की को पसंद कर लूँ और शादी के लिए हाँ कर लूँ। बेचारी लड़की। हम उस शाम को एक कैफ़े में मिले थे। मेरे साथ मेरा एक दोस्त भी था। मेरी योजना के अनुसार मेरे दोस्त ने उस लड़की को मेरे बाथरूम जाने के बाद मेरे बारे में ऐसी ऐसी भयानक बातें बताई कि वो लड़की बुरी तरह से घबरा गई और मेरे बाथरूम से बाहर आने से पहले ही गुस्से में, घृणा से मुझे गालियाँ देती हुई कैफ़े से बाहर चली गई। मैं खुश था कि मेरी योजना सफल हो गई थी और मेरे दोस्त ने उस डेट के लिए आई उस लड़की को मुझसे मिले बिना ही भगा दिया था। बहुत सारे लोग हैं जो इतनी आसानी से टूट जाते हैं और यही मैं उनसे छुटकारा पाने के लिए उपयोग करता हूँ, चाहे वो मेरा कार्यालय में किसी से छुटकारा पाना हो या विवाह प्रस्ताव लेकर आई हुई किसी लड़की को दूर भगाना हो। मैं कुछ छोटे मोटे रिश्तों से गुजरा था, लेकिन उनमें से किसी में भी मुझे दिलचस्पी नहीं हुई थी और ऐसा ही वैवाहिक जीवन की इस पूरी संस्था में भी मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी। जब भी मेरी माँ शादी कराने वाली औरत के साथ मिलकर मुझे किसी लड़की से मिलवाती थी, मैं किसी न किसी योजना से उस लड़की को भगा देता था और उस आने वाली विपत्ति को टाल देता था। जीवन हमेशा भरपूर होने के लिए होता है और ये सब किसी न किसी तरह से रिश्ते में बंध जाने से अस्पष्ट हो जाता है। अब पिछली पीढ़ी के बुजुर्गों को निश्चित रूप से यह सब नहीं मिलेगा, क्योंकि वे संभावनाओं और भावनात्मक स्वतंत्रता के इस व्यापक क्षेत्र से अवगत नहीं थे। लेकिन हम नई पीढ़ी के लोग पूरी तरह से स्वतंत्र हैं और हम जो चाहे अपनी मर्जी से कर सकते हैं। मैं अपने बारे में ये कह सकता हूँ कि काम तो मेरे लिए ज़रूरी था, पर इतना ज़रूरी नहीं था कि मैं किसी और चीज़ के बारे में ना सोचूं। मैं भी चाहता था कि कोई ऐसी लड़की आए जीवन में जो एक तूफ़ान की तरह मुझे अपने साथ ले उड़े और मैं कुछ भी ना कर पाऊँ। लेकिन तब तक ऐसी कोई भी लड़की प्रकट नहीं हुई थी माँ के द्वारा दिखाई गई तस्वीर में से, जो मुझको मुझसे ही छीन लेती। अंतिम अस्वीकृति। चैप्टर 3। अगले दिन सुबह सुबह। लानत है, मैं जाग गया, चौंक गया
क्योंकि मेरा सेल फ़ोन गहरी रात की खामोशी को भेदते हुए चिल्ला रहा था। उसी क्षण फ़ोन की स्क्रीन को देखते हुए मुझे अपने सेल फ़ोन को टुकड़ों में तोड़ने की बहुत तीव्र इच्छा हुई। बेशक वो इच्छा मेरे जीवन की अन्य बहुत बड़ी बड़ी इच्छाओं में से एक नहीं थी। फ़ोन की घंटी बज रही थी और फ़ोन की स्क्रीन पर खतरा लिखा हुआ दिख रहा था। वो उपनाम जो मैंने अपने बॉस को दिया था। मैंने बॉस के नंबर के साथ उसका नाम ना जोड़कर खतरा टाइप करके सेव कर लिया था। जब भी बॉस का फ़ोन आता था तो फ़ोन की स्क्रीन पर खतरा चमकने लगता था। और फिर मेरा बॉस भी तो हमेशा ही मेरे सपनों के रास्ते में शैतान बनकर आ जाता था। जैसे ही मैंने उस शैतान के फ़ोन का जवाब देना चाहा तो बॉस ने फ़ोन काट दिया। ये तो वास्तव में ही बॉस की शैतानी की पराकाष्ठा थी। मुझे नींद से जगा दिया था और मेरे जवाब देने से पहले ही फ़ोन काट दिया था। मैं पलंग पर उठकर बैठ गया और अगले ही पल बिना कुछ सोचे समझे मैंने अपना फ़ोन बंद कर दिया। मैं अपने चारों ओर के अंधेरे की शांति का स्वाद चखते हुए अपने बिस्तर पर लेटा हुआ कुछ सोचने लगा। जल्दी मुझे लगा कि मेरी जीभ सूखी हो गई थी। इसका कारण स्पष्ट था। शाम को काम से लौटने के बाद से मैंने पानी की एक बूंद भी नहीं ली थी, क्योंकि घर के अंदर आते ही माँ ने मुझे उस लड़की की फ़ोटो देखने को मजबूर कर दिया था और मुझे क्रोधित होने पर मजबूर कर दिया था। ना ही मैंने खाया करता और अब मेरा पेट भी पागलपन से विरोध में शामिल हो गया था। अपने बिस्तर से उठकर मैं अंधेरे में धीरे डगमगाता हुआ नीचे रसोई में गया और रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया। इसके अंदर से अचानक प्रकाश ने मुझे कुछ सेकंड के लिए लगभग अंधा कर दिया। एक पानी का जग और एक पाव रोटी लेकर मैंने लिविंग रूम की लाइटें जला दी और अपने आप को सोफे पर बैठा लिया और फिर भी अपनी आंखों को रोशनी में समायोजित करने की कोशिश कर रहा था। अब तक भूख प्यास पर हावी हो चुकी थी और बिना देर किए मैं रोटी के एक टुकड़े को कुतरने लगा। इस पक्षपात से क्रोधित होकर तुरंत ही मुझ पर प्यास हावी हो गई। सूखी रोटी मेरे गले में फंस गई और मेरे वायु मार्ग को बंद कर दिया और मैं खांसने लगा। अगर आता ही सो नहीं गया होता तो मम्मी डैडी के साथ रात को शानदार डिनर किया होता और ठंडा पानी पीकर कुछ मीठा भी खाया होता, पर मैं तो गुस्से में भूखा प्यासा ही अपने कमरे में जाकर सो गया था। मैं अपने हाथों से रोटी का बचा हुआ टुकड़ा प्लेट में रखकर पानी का गिलास लेने को आगे झुका। इसके कुछ घूंट निश्चित रूप से मेरे लिए कुछ राहत साबित हुए, लेकिन फिर भी मैं असहज महसूस कर रहा था और सारा कमरा मेरी खांसी से गूंज उठा। माँ अपने कमरे से बाहर निकली। आज ही नींद में लटकी हुई थी, ये देखने के लिए कि मेरे साथ क्या हुआ। मैंने उसे आश्वासन दिया कि मैं ठीक था और माँ को वापस सोने के लिए भेज दिया। अंत में लगभग 5 मिनट के भीतर खांसी कम हो गई और मैंने राहत की सांस ली। फिर से जोखिम लेने के किसी भी प्रयास के बिना मैंने अपनी भूख को संतुष्ट न करने का फैसला किया और सुबह तक अपनी प्यास बुझाने का फैसला किया और सिर्फ पानी पर ही रात गुजारने का फैसला किया। मैंने कुछ खाने के लिए सुबह होने का इंतज़ार करना ही ठीक समझा। जैसे ही मैं उठने वाला था मेरी नज़र फर्श पर पड़ी हुई अपराधी रोटी के टुकड़े पर पड़ी। जब मैं इसे पाने के लिए झुका तो मुझे टेबल के नीचे एक छोटा पोस्ट कार्ड के आकार का सफ़ेद कागज़ दिखाई दिया। उस पर कुछ लिखा हुआ था, इसलिए इसे कोई महत्वपूर्ण नोट समझकर मैंने उसे उठा लिया। 10 अंकों का मोबाइल नंबर लिखा था उस पर। मैंने कुछ सेकंड के लिए सोचा कि वो कार्ड किसका हो सकता था, पर मुझे इस कार्ड के दूसरी तरफ एक पॉलिश सतह महसूस हुई, इसलिए मैंने उस कार्ड को पलट कर देखा। पर कार्ड को पलट कर देखने के बाद मुझे आभास हुआ कि काश मैंने ऐसा नहीं किया होता। अंतिम अस्वीकृति। चैप्टर 4, उसकी तस्वीर। मैंने उस कार्ड के पिछले भाग में जो तस्वीर देखी थी उसने मेरे होश ही उड़ा दिए थे और मैं किसी सम्मोहित व्यक्ति की तरह दफ्तर तो पहुंच गया था, लेकिन 1 घंटे में सिर्फ
अपने डेस्क पर बैठा बस सोचे चला जा रहा था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक मुझे क्या हो गया था, क्योंकि उस कार्ड में देखे हुए उस लड़की के चेहरे ने मुझे किसी और ही दुनिया में पहुंचा दिया था। मैं दफ्तर में अपने केबिन में बैठा ये भी भूल गया था कि मुझे काम भी करना था, और मेरा खूंखार बॉस पास के दफ्तर में मेरा इंतज़ार कर रहा था कि कब मैं उसका दिया हुआ काम पूरा करूं और उसको जाकर बता दूं। लेकिन मैं तो जिस दुनिया में खोया हुआ था उसमें ना तो बॉस था, ना ही दफ्तर, बस सुंदरता, और सुंदरता के साथ असीमित शांति और प्रेम था। हाय निखिल, कब तुम मेरे द्वारा दिए गए उस छोटे से काम को पूरा करने वाले हो? मेरे बॉस ने मेरी मेज पर फाइलों के ढेर को पटकते हुए विस्फोट कर दिया। सुबह 9 के बाद से तुमने समय समय पर अपने सेल फ़ोन की जांच करने के अलावा कुछ काम नहीं किया। इस तरह से दफ्तर में काम नहीं चलेगा। दफ्तर में सिर्फ दफ्तर का ही काम होना चाहिए। दरअसल उन्होंने जो कुछ भी कहा था बिल्कुल जायज़ था। मेरे काम पर आने के बाद से मैंने उस कार्ड के पीछे लिखी हुई 10 अंकों वाली संख्या और उस अद्भुत त्रासदी के बारे में सोचने के अलावा कुछ भी उत्पादक नहीं किया था जो कल रात मेरे साथ हुई थी। मैं 9 बजे से ही बस रात को ज़मीन पर पड़े मिले उस कार्ड और उसके पीछे लिखे 10 अंकों के बारे में ही सोच रहा था। मैं स्वयं अपने विचारों और भावनाओं का पता लगाने और उन्हें अपने दिमाग में वापस पिंजरे में रखने में असमर्थ था, क्योंकि उन्होंने अपने पंख फैला लिए थे और अंदर लौटने को तैयार नहीं थे। उन्हें क्या हो गया था? ये ऐसा था जैसे मैंने अपनी ठंडी भावनाओं का बाहरी आवरण उतार दिया हो और आकर्षण के एक नए गर्म कंबल को गले लगा लिया। कल रात जैसे ही मैंने कागज़ के उस टुकड़े को दूसरी तरफ पलटाया था, मैं कार्ड के दूसरी तरफ रंगों से बनी उस सुंदरता को बस देखते रह गया था और बहुत देर तक जैसे मंत्रमुग्ध हो गया था। उसकी आंखों ने मुझे पहले ही सम्मोहित कर लिया था और मैं विस्मय में अपना मुंह खुला रखे वहाँ खड़ा था। ये एक तात्कालिक अपील थी, एक ऐसा एहसास जिसने मुझे जकड़ लिया था और मुझे नहीं पता था कि क्या करना था। मैं कार्ड के दूसरी तरफ की उस सुंदर तस्वीर को बस देखता ही रह गया था। नियति दो लोगों को एक दूसरे के करीब लाने का सटीक तरीका, सटीक क्षण और सबसे तेज तरीका अच्छी तरह से जानती है। हो सकता है कि उस फोटो को गलती से टेबल के नीचे छोड़ दिया हो। शायद उस फोटो के द्वारा मुझे एहसास दिलाने की कोशिश की थी कि सुंदरता क्या होती है। शायद उस फोटो के माध्यम से मुझे ये बताने की कोशिश की गई थी कि जीवन में प्रेम क्या होता है। शायद मुझे अपने प्रेम रहित जीवन से बाहर निकालने के लिए वो जानबूझकर की गई एक कोशिश थी। पर सच तो ये भी था कि मैंने वैसी सुंदरता पहले कभी नहीं देखी। लेकिन अब समस्या अपने चरम पर पहुंच गई थी। सबसे पहले मैं उसका नाम नहीं जानता था और मैं अपनी माँ से ये नहीं पूछना चाहता था, क्योंकि मेरे पूछने के बाद मेरी माँ निसंदेह श्रीमती कविता से ज़रूरतमंद लड़कियों के परिवारों के साथ संपर्क करती और उस सुंदरी के बारे में और जानकारी लाती और मेरी माँ को देती। दूसरा, मेरे विचार पराजय में थे। कल शाम तक मैं कुंवारेपन की कल्पनाओं का उपदेशक था और लोगों को बताता फिरता था कि शादी ना करने के क्या क्या लाभ थे। पर अब 6 घंटे के भीतर मैं प्रेम भूखे शिष्य में परिवर्तित हो गया था। इसलिए भूतपूर्व शैतान वर्तमान स्वर्गदूत के साथ बहस कर रहा था। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, मैं उससे कैसे संपर्क करूं? रह रहकर मेरी आंखों के सामने उस सुंदरी का चेहरा ही घूम रहा था और दफ्तर का कोई भी काम करने में मेरा मन नहीं लग रहा था। मेरा उससे संपर्क करना बहुत ही ज़रूरी हो गया था, पर कोई रास्ता ही नहीं था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करूं और क्या ना करूं, लेकिन किसी भी तरह उस लड़की से संपर्क तो करना ही था। मैं गंभीरता से सोचने लगा कि क्या मुझे उस कार्ड के पीछे लिखे हुए 10 अंकों वाले फ़ोन नंबर पर फ़ोन करके कहना चाहिए कि मुझे उसकी फ़ोटो देखकर इससे प्यार हो गया था। क्या वो मुझे एक हताश इंसान नहीं मानने लगेगी और मेरा तिरस्कार कर देगी क्योंकि मैं इतना उतावला हो रहा था? क्या होगा अगर मैंने उस लड़की को फ़ोन कर दिया और उसने उसकी माँ बाप की अनुमति के बिना बात करने से इनकार कर दिया तो क्या होगा? अंत में मैंने अपना मन बना लिया था। कुछ शराब पी ली, थोड़ी हिम्मत जुटाई और उस नंबर पर कॉल मिलाई। घंटी बजने लगी
और मैं गहरी उत्सुकता से इंतज़ार करने लगा। एक एक पल भारी हो गया। हेलो जी, कहिए, विनम्र स्वर में एक लड़की ने उत्तर दिया। क्या मैं जान सकता हूँ मैं किससे बात कर रहा हूँ? क्षमा करें, लेकिन मैं आपको नहीं जानती, इसलिए ऐसा नहीं कर सकते। ओह अच्छा, इसके लिए मुझे क्षमा करें, मैं निखिल बोल रहा हूँ। क्या आप कविता आंटी को जानती हैं? हाँ हाँ। खैर बात यह है कि गलती से उन्होंने आपकी तस्वीर यहीं छोड़ दी और वह मेरे हाथ में पहुँच गई, इसलिए मैं बस इस तस्वीर को आपको वापस करना चाहता था। उसके उत्तर देने से पहले एक संक्षिप्त विराम। ठीक है, मुझे अब वो फ़ोटो नहीं चाहिए। मैंने उसे अपने हाथों से फिसलते हुए महसूस किया और इसलिए बिना किसी दूसरे अनुमान के मैंने फ़ोन पर ही कबूल कर लिया। लेकिन हे, बात यह है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। और अब दूसरी तरफ से एक लंबी खामोशी छा। हे, क्या तुम सुन रही हो? हाँ, तो मैं सोच रहा था कि क्या आज हम एक दूसरे को कहीं बाहर मिल सकते हैं? क्या ऐसा हो सकता है? मेरा मतलब है कि क्या आप मुझसे मिलना चाहोगी? दूसरी तरफ से उसके घर का मिक्सर ग्राइंडर की हल्की गूंज के अलावा कोई शब्द नहीं था। मुझे यह बताने के लिए पर्याप्त था कि वह अभी भी फ़ोन पर ही थी। क्या तुम्हारे माता पिता इस बारे में जानते हैं? उसने उत्सुकता से पूछा। नहीं, दरअसल उन्हें इस बारे में बताने से कविता आंटी भी शामिल होंगी, जिनसे मैं हर बार सामना करने से नफ़रत करता हूँ, इसलिए मैंने उन्हें बताने से परहेज़ किया। लेकिन फिर भी अगर आप उन्हें बताना चाहती है तो मैं उन्हें बता दूँगा। अच्छा ठीक है, इसे छोड़ो, 6 बजे रोमन कैफ़े में मिलते हैं। और उसने अचानक फ़ोन काट दिया। बहुत बढ़िया। मैं हैरान था कि मैंने कैसे हिम्मत करके उस लड़की को मुझसे मिलने के लिए राज़ी कर लिया था, और वो भी उस स्थिति में जब हम दोनों ही जानते थे कि वो मुलाकात जीवन साथी को हाँ या ना कहने के लिए होने वाली थी। मुलाकातें तो पहले भी की थी कई लड़के से, पर माँ और कविता आंटी की मौजूदगी में और लड़की के कुछ परिवार वालों की मौजूदगी में। पर इस बार तो मैंने एक लड़की को मुझसे अकेले में मिलने के लिए राज़ी कर लिया था, और ये मेरे लिए किसी बहुत बड़ी सफलता को प्राप्त करने के जैसा ही था। तब से मैं हर मिनट बस समय को कोस रहा था, क्योंकि ये घोंघे की गति से गुजर रहा था। मैं अपने अंदर के भारी बदलाव को देखकर खो जा रहा था। इसके अलावा जैसे जैसे मिनट बीतते गए और मिनट की सुई 5 बजे की बाधा को पार कर गई, मेरा दिल एक तरह से धड़कते हुए उन्माद में चला गया। मेरे दिमाग में तरह तरह के अजीबोगरीब ख्याल आने लगे। क्या होगा अगर वह मुझे पसंद नहीं करती? क्या होगा अगर वो मुझसे प्रभावित नहीं होती? क्या होगा अगर वो मुझको अस्वीकार करती? पहली बार मैं दोषी महसूस कर रहा था कि मैंने उन पिछली लड़की की भावनाओं के साथ कैसे खेला था जिनसे मैं मिला था, और उन्हें स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया था। जाहिर है कि वे सभी बुरी नहीं थी। रिश्तों की खातिर अपनी कुंवारी मौज मस्ती भरी ज़िंदगी को नहीं छोड़ने का मेरा पक्का इरादा था, और अब मुझे उसके पीछे पागल बनाकर नियति ने मुझ पर अपनी नज़रें गड़ा दी थी। 5:30 बज रहे थे और मैंने रोमन कैफ़े के लिए निकलने का फ़ैसला किया। मुझे जाने की अनुमति देने के लिए मेरे बॉस से माफ़ी मांगने और समझाने का कठिन समय था, लेकिन मैंने ऐसा किया और झूठ सच बोलकर बॉस को मुझे जल्दी छुट्टी देने के लिए तैयार कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे भगवान ने मेरे लिए एक विशाल उपहार की योजना बनाई थी, क्योंकि इसने मेरे रास्ते से हर आखिरी मिनट की बाधा को मिटा दिया था। अंत में मैंने यह देखने के लिए अपना दफ्तर छोड़ दिया कि मेरे भाग्य में मेरे लिए क्या रखा था। अंतिम अस्वीकृति। चैप्टर 5, मुलाकात। मैं वहाँ निर्धारित समय से करीब 5 मिनट पहले पहुँच गया था। जैसे लोग कहते हैं, जब भी आप लड़कियों को डेट पर बुलाते हैं तो लड़कियों को इंतज़ार करने से नफ़रत होती है। इसलिए मैं सावधानी बरतने में कामयाब रहा और समय से पहले ही पहुँच गया था। वो आखिरी 5 मिनट मेरे जीवन के सबसे लंबे मिनट लग रहे थे। मैं अपने पास मौजूद तस्वीर से कैफ़े में प्रवेश करने वाली जगह हर अकेली लड़की को मिलाकर देख रहा था। जो मैं कर रहा था उस पर संदेह करते हुए उनमें से कुछ लड़कियां मुझे एक तिरस्कारपूर्ण नज़र से देख रही थी।
10 मिनट बीत गए और वो अभी भी वहाँ नहीं थी। मैंने सोचा कि उसे फ़ोन करके पूछूं कि वो कहाँ पहुँच गई थी। तभी मुझे इसका एक मैसेज मिला, हेलो तुम कहाँ पहुँचे हो? पिछले 10 मिनट से इंतज़ार कर रहा हूँ, जितना जल्दी हो सके उत्तर दे। मैंने भी मैसेज भेज दिया। उसके अगले मैसेज को मैंने बार बार पढ़ा। मैं तो कब की पहुँच गई हूँ, तुम कहाँ हो? क्या शहर में एक और रोमन कैफ़े था? क्या मैं गलत जगह आ गया था? अब मेरी धड़कन चौगनी हो गई। धिक्कार है, मैंने अपनी पहली तारीख को ही ख़राब कर दिया था। मैंने उसे फ़ोन किया, अरे मैं वहीं इंतज़ार कर रहा हूँ, लेकिन मैंने आपको नोटिस नहीं किया। आप कहाँ हैं? आप रोमन कैफ़े में ही है ना, है कि नहीं? हाँ हाँ, उसने एक भरी। धिक्कार है, वो सोच रही होगी कि मैं क्या बकवास कर रहा था। किस रंग की पोशाक पहनी है आपने? उसने लाइन काट दी। तभी मैंने अपने बगल में एक धीमी सी बहुत ही मधुर आवाज़ सुनी। जैसे ही मैंने आवाज़ की दिशा में नज़र घुमाकर उस लड़की को देखना चाहा, मेरी नज़र आखिरकार उस सुंदरता पर रुक गई जो मुझे कल रात से सता रही थी। मेरे लिए जैसे स्वर्ग से एक दूत भेजा गया था। हाँ, आवाज़ उसी की थी। अंतिम अस्वीकृति, चैप्टर 6, बातचीत। तो तमन्ना, आप मनोविज्ञान पढ़ाने के अलावा और क्या करती हैं? ज़्यादा कुछ नहीं, बस छोटे शौक है बाकी सभी की तरह। साजिश के सिद्धांतों, अजीब जगहों, एलियंस, जासूसी किताबें, रहस्य और ऐसी सभी चीज़ों के बारे में पढ़ना और शोध करना पसंद है। आप जानते हैं कि बहुत कम लोगों को शायद इन चीज़ों के बारे में पढ़ना अच्छा लगता है। उसने जवाब दिया, हाँ हाँ, मैं समझ गया कि आपके शौक़ क्या हैं। अन्य लोगों से बहुत अलग है पर बहुत ही अच्छा है। मैंने किसी तरह हिम्मत करके कह दिया। मैं आगे कोई विषय नहीं समझ पा रहा था कि किससे शुरुआत करूं। कुछ समय प्राप्त करने के लिए और सोचने के लिए कि आगे क्या करना है, मैंने उसके झुमकों की प्रशंसा शुरू कर दी और अपनी कॉफ़ी से कुछ घूंट लेने में कामयाब रहा। तो आपने मुझसे पहले भी किसी लड़की को देखा है? मेरा मतलब मुलाकात की थी? क्या पहले कभी कोई संबंध रहे हैं? उसने मेरी आंखों में गौर से देखते हुए कुछ अप्रत्याशित रूप से पूछा। मैंने सोचा कि अब मेरा भंडाफोड़ हो जाएगा। मैं उसके सामने अपने जीवन को पारदर्शी रखना चाहता था और उसको सब कुछ सच सच बता देना चाहता, लेकिन मैं इस पहली मुलाकात को कुछ गलत बोलकर बर्बाद भी नहीं करना चाहता था। इसलिए मैंने इस पर विचार किया और उसे सब कुछ बता देने का संकल्प कर लिया। हाँ, वो मेरे जीवन के बारे में सब कुछ जानने वाली पहली व्यक्ति होने वाली थी। हाँ, अतीत में मेरे कुछ छोटे छोटे रिश्ते थे, लेकिन उनमें से कोई भी गंभीर नहीं था। मेरा मतलब कि मैं उस समय काफ़ी अपरिपक्व था और मुझे इस सब के बारे में पता ही नहीं था। मैं बस दोस्तियाँ करता था, सिर्फ थोड़े बहुत मज़े करने के लिए। किसी लड़की से कोई गंभीर रिश्ता कभी भी नहीं रहा था मेरा। तो इस बात की क्या गारंटी है कि आप इस बार मेरे बारे में गंभीर हैं? उसने पूछा। अब मैं धीरे धीरे भावनात्मक रूप से प्रताड़ित होने लगा था और वो शायद मेरा भावनात्मक बलात्कार करने के लिए पूरी तैयारी के साथ आई थी। ठीक है, मुझे नहीं पता कि मैं इस बार आपको इस बारे में कैसे विश्वास दिला सकता हूँ। एक बार उन उलझे हुए रिश्तों के बाद इन प्रेम प्रसंगों से पूरी तरह से बाहर हो गया था। मैंने बस अपने स्वतंत्रता के जीवन को स्वीकार कर लिया जब तक कि मैंने आपको नहीं देखा था और अपनी मदद नहीं कर सका। मतलब मैं खुद को आपसे मिलने के लिए रोक नहीं सका। जीवन में एक बार मैंने महिलाओं को इस धरती पर सबसे बर्बाद और बुरे प्राणी मानना शुरू कर दिया था, जब तक कि मैंने आपको नहीं देखा था और एक स्त्री के दिल के अंदर की शांति को महसूस नहीं किया था। इस सब में मैं एक महत्वपूर्ण अस्वीकरण भूल गया था कि मित्र हमेशा सलाह देते हैं अपने विचार व्यक्त करने में कभी भी विचलित ना होना। मैंने कॉफ़ी पहले ही सीख लिया था। तो आपके अनुसार महिलाएं पुरुष की सफलता में बाधक हैं? उसने पूछताछ की। हाँ बिल्कुल, ये अनादिकाल से प्रचारित किया जा रहा है, लेकिन अब जब से मैंने आपको देखा है और आपसे कुछ बातें की हैं, मेरे विचार शायद मुझे देखकर, यानी मुझसे मिलकर वो सब कुछ तुम्हारे दिमाग से मिट गया है ना? उसने व्यंग्यात्मक ढंग से पूछा।
क्या गलत किया था उसके सामने सच बोलकर। जैसे कि मैंने अनुमान लगाया था, नियति ने मुझ पर अपने तार खींच दिए थे और मुझे वहीं छोड़ दिया था जहाँ से मैंने शुरुआत की थी, अस्वीकृति। अब क्या इस तरह के इनकार और अस्वीकृतियाँ मेरे जीवन का हिस्सा और अभिन्न हिस्सा बनने जा रही थी? मुझे और कितने इनकारों का सामना करना पड़ेगा, या यह इनकार पहला और आखिरी था? हाँ, कुछ ऐसा ही है, मैंने एक शर्मीली मुस्कान के साथ जवाब दिया। तुम्हें पता है क्या, तुम सब मर्द लोग ऐसे ही होते हो। सबसे पहले आप लोग नहीं जानते कि आपके जीवन के साथ क्या करना है, और जब आप अपने आप को पूरी तरह से अनजान पाते हैं, बस औरतों पर आरोप मर देते हैं, क्योंकि आप लोग सोचते हैं कि औरतें ही आपके रास्ते में बाधा होती हैं और आपका ध्यान काम से हटाकर अपनी तरफ आकर्षित कर लेती हैं। एक काम कीजिए, अपने जीवन और महत्वाकांक्षाओं को जारी रखिए, और जब आपके मन में स्त्रियों के बारे में इस तरह के घिनौने विचार निकल जाए तो मुझे फ़ोन कर लीजिएगा। अलविदा। इससे पहले कि मैं हमारे बीच हुए पूरे उपद्रव को निगल पाता, वो जा चुकी थी। बेशक मैंने बहुत बड़ी गलती की थी, लेकिन मैं सिर्फ उसके सामने खुद को स्पष्ट करना चाहता था। मैंने तो बस सच ही बोला था और उसको वह सब कुछ कह दिया था जो मेरे मन में था और जैसा मैं उससे मिलने से पहले सोचता था। मैं उसको देखता ही रह गया, क्योंकि वो अपने पर्स को कंधे से लटकाकर बाहर जा रही थी और मैं रोमन कैफे में बैठा अपने भाग्य को कोस रहा था। मैंने खुद ही सच बोलकर सब कुछ बिगाड़ लिया था और जीवन में आई सबसे खूबसूरत और समझदार लड़की को नाराज करके भेज दिया था। अंतिम अस्वीकृति, चैप्टर 7, 4 साल बाद। डैडी देखिए मुझे क्या मिला है। वह हाथ में एक छोटा सुनहरा कंगन लेकर मेरे पास दौड़ी आई। अरे मेरी बच्ची, मुझे देखने दो, मुझे देखने दो, बहुत खूब। तो आपको यह प्यार का खजाना कहाँ मिला प्रिय? माँ के गहनों के डिब्बे में। बहुत बढ़िया, आपको वो बॉक्स पसंद है ना? जैसे ही मैंने वो कंगन उसकी कलाई में पहना दिया, उसने कीमती कलाई को देखकर दिलचस्पी में हाँ में सिर हिला दिया। जल्द ही एक दिन ये सोने का कंगन तुम्हारा होगा। तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दिया है मेरी बच्ची। उसने मेरे गाल पर एक हल्का सा चुम्बन दिया और मेरी आंखों के कोनों पर आंसू के 2 छोटे छोटे मोती बने और धीरे धीरे नीचे लुढ़क गए, और साथ में मेरा दिल भी करा उठा। 4 साल पहले रोमन कैफ़े में उस अप्रत्याशित अस्वीकृति के बाद भी मैं तमन्ना के सामने खुद को साबित करने में कामयाब रहा था, और इसलिए नीति की इच्छा के विरुद्ध भी मैंने उसे अंत में जीत लिया था। शादी के बाद उसने मुझे बताया कि कैसे वह जीवन के प्रति मेरे दृष्टिकोण को पूरी तरह बदलना चाहती थी, और उसे जानबूझकर इस तरह से कड़े कदम उठाने पड़े थे। उसने ये भी कहा था कि उसको घर जाने के बाद एहसास हुआ था कि मेरे सच बोलने के कारण उसको मुझसे प्यार हो गया था और वो मुझे खोना नहीं चाहती थी। लेकिन प्रकृति की शक्तियों के खिलाफ खड़ा होना एक कठिन कार्य होता, और इसलिए 1 साल बाद उसने मुझे और इस सदाबहार दुनिया को अपनी बच्ची को जन्म देने के दौरान कुछ दिक्कत आ जाने के बाद छोड़ दिया था और हमेशा के लिए मुझसे दूर चली गई थी। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं उसकी मृत्युशैया के पास बैठा हुआ उसकी सुंदरता और चेहरे की मासूमियत को देख रहा था, जो उसके चेहरे पर स्पष्ट थी। मुझे एक तरह की ठंड लग रही थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि वो अपनी गहरी नींद से जाग रही थी, मेरी बाहों में लेटने के लिए रेंग रही थी और मुझे घूरते हुए फुसफुसा रही थी मेरी आंखों में देखकर। तुम मुझे हमेशा हमारी बेटी की आंखों में पाओगे प्रिय, मैं तुम्हें कभी भी अस्वीकार नहीं कर सकती थी। और तभी उसकी छोटी छोटी उंगलियों ने मेरे गालों को सहलाया और मेरे आंसू पोंछे। हाँ, वो मेरे साथ थी, हमेशा मेरे साथ थी, और मेरी बेटी की नज़रों से मुझ पर हर समय निगाह रखती। बस उसके बाद मैंने खुद को अपनी बेटी को ही समर्पित कर दिया था और उसको खूब पढ़ाया लिखाया और आईएएस अफसर बनने में उसका पूरा सहयोग दिया। मेरी पत्नी के चले जाने के बाद दोस्तों और रिश्तेदारों और माँ बाप ने बहुत जोर डाला कि मैं दूसरी शादी कर लूँ, लेकिन अब मैं एक बार फिर से उस प्रक्रिया से नहीं गुजरना चाहता था जिसमें लड़की की तस्वीर देखना, मुलाकात करना, बातें करना और फिर हाँ या ना करना शामिल थे। मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत मुझे बेटी के रूप में इतना खूबसूरत तोहफा दे गई थी कि उसके सामने दुनिया की हर चीज़ ही फीकी लगती थी।
मैंने उसके जाने के बाद 20 वर्ष अपनी बेटी को पालने, पढ़ने, लिखाने और उसको बड़ी अफसर बनाने में यूँ लगा दिए जैसे जीवन में मेरे पास उससे बड़ा कोई काम ही नहीं था। आज जब मैं कभी कभी अपनी तमन्ना की तस्वीर देखता हूँ तो मुझे यूँ लगता है जैसे वो मुस्कुरा रही और कह रही, निखिल तुमने सिद्ध कर दिया है कि सच्चा प्यार क्या होता है। मेरी बेटी के चेहरे पर मुझे तुम ही तुम दिखते हो। शुक्रिया निखिल।